नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह। डीडी बिहार देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत है करियर पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम दिशाएं में। दर्शकों, दिशाएं के आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं करियर इन फार्मेसी के विषय में। तो अगर आप भी फार्मेसी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही खास है। और आज इसी खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर ललित मोहन, प्रोफेसर HOD फार्माकोलॉजी IGIMS पटना। सर, दिशाएं के आज के इस अंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार जी। हम बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है, जिसका मतलब अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-3456-171। तो आइए बिना किसी देरी के बात करते हैं और जानते हैं करियर इन फार्मेसी के विषय में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी एस्पिरेंट्स फार्मेसी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो शुरुआत कैसे करें। सर, ये 10th करने के बाद ये साइंस बैकग्राउंड लेना होता है, जिसमें +2 में बायोलॉजी अनिवार्य होता है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी जो +2 के सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद BCC बिहार में एग्ज़ाम लेते हैं, उससे आपको गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन होंगे। वो सेम डी फार्मा और बी फार्मा होते हैं। डी फार्मा इज डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी। तो डी फार्मा बी फार्मा करने के मतलब बी फार्मा में अपना फिर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। उसी डी फार्मा में भी अपना उसका कुछ 2 साल के कोर्स होते हैं, बी फार्मा 4 साल के कोर्स होते हैं। जी बिल्कुल, आपने बताया डी फार्मा 2 साल का कोर्स होता है और बी फार्मा 4 साल का कोर्स होता है। फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी। जी बिल्कुल। तो आपने जैसे कि बताया कि एग्ज़ाम में अपेयर होना पड़ता है, तो इस एग्ज़ाम का जो है क्राइटेरिया आप बता दें हमारे दर्शकों को कि किस तरह से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें +2 करने के बाद। जी नहीं, +2 के समय से वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसका बेस होना चाहिए जी। और उसमें अपना इंट्रेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। वो अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो NCERT का बुक्स हैं उसको अच्छे तरह से पढ़ें और जो भी उसके अप्लाइड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको बनाएं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे तो अपने उसके अनुसार चॉइस के अनुसार सब्जेक्ट। जी बिल्कुल। तो वो इंटरमीडिएट के दौरान ही साथ तैयारी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और बात करें कॉलेजेस की, तो क्या ऐसे कॉलेजेस हैं जहां एडमिशन ले सकते हैं सर? देखिए, बिहार में मुख्यतः 3 कॉलेजेज हैं, जैसे पटना में गुलजारबाग में है फार्मेसी गवर्नमेंट कॉलेज, मुजफ्फरपुर, बांका, और जहाँ डी फार्मा बी फार्मा की पढ़ाई होती हैं। और प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं बिहार और बिहार के अदर्स राज्य में भी, जहाँ पर ये पढ़ाई होती हैं डी फार्मा और बी फार्मा की। जी जी बिल्कुल। उसके बाद वो नॉट ओनली दिस इज ए लिमिट, वो बी फार्मा के बाद चाहें तो एम फार्मा कर सकते हैं। एम फार्मा में बहुत सारा डिसिप्लिन होते हैं। फिर उसके बाद कोई चाहे तो आगे उसमें PhD कर सकते हैं। PhD करने के बाद वो किसी भी फार्मेसी कॉलेज में वो टीचर बन सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आप अगर हमारे दर्शकों को बताएं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर्स इन फार्मेसी के कोर्सेज में क्या कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी पढ़ाई उनको करनी पड़ती है? देखिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी में तो मेनली ड्रग के डिस्पेंसिंग के बारे में बताता है कि ड्रग को कैसे फार्मेसी को डिस्पेंस किया जाए। इसमें भी बेसिक कम्युनिटी फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, ये सब बेसिक सब्जेक्ट होते हैं। बैचलर इन फार्मेसी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसमें आपको पूरा ही डिटेल्स में होता है। फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट होता है, फार्मेसी फार्माकोगनोसी होता है, फार्माकोलॉजी होता है। इस तरह बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं बैचलर इन फार्मेसी में। और बैचलर इन फार्मेसी का जॉब एस्पेक्ट हायर लेवल का होता है। डी फार्मा का मेनली कंपाउंडर लेवल का जॉब एस्पेक्ट होता है। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि बैचलर्स जो है काफ़ी डिटेल्ड कोर्स होता है, तो साथ ही बात करें प्रैक्टिकल एक्सपोजर और ट्रेनिंग्स की, तो ये किस हद तक पॉसिबल है सर बैचलर्स में? बैचलर में आप इवन डी फार्मा भी बाद में डी फार्मा करने के बाद लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं। IGMS में भी बहुत लोग अप्लाई करते हैं, 2 महीना 3 महीना का ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें वो फार्मेसी शॉप में उनकी पोस्टिंग होती है। फिर उनकी पोस्टिंग हमारे यहाँ जैसे फार्मेकोविजिलेंस की एक सेंटर है, फार्मेकोविजिलेंस में एडवर्स ड्रग रिएक्शन की रिपोर्टिंग करना होता है। फिर वो ड्रग को कैसे यूज करना है, इस सब के बारे में भी जानते हैं। डिफरेंट फार्मूले मेन डी फार्मा के ट्रेनिंग के मामले में काउंसलिंग के बारे में इम्पॉर्टेंट बहुत है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में एज ए कंपाउंडर के रूप में डी फार्मा करने के बाद पोस्टेड हैं, तो ड्रग के बारे में काउंसलिंग, जैसे कि मान लीजिए आप देखेंगे एक मीटर डोज इनहेलर होता है,
जो ब्रोंकियल आजमा हम यूज करते हैं, जिसको लोग सामान्यतः भाषा में पंप बोलते हैं, तो उसका ही सोशल स्टिग्मा बहुत है। तो उसको कैसे यूज करना वो बहुत ज़रूरी होता है। उसको सेक करना है, उसको किस तरह से यूज करना है, तो पेशेंट को दवा क्या कितना बार खाना है, ये सब बताना बहुत ही ज़रूरी है। जी। नहीं तो लोग प्रिस्क्रिप्शन क्लियर नहीं देखने के बाद गलत डोजेज खा लेते हैं, 2 बार 3 बार, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजेज गड़बड़ा सकते हैं। इसीलिए डी फार्मा को काउंसलिंग के लिए उनको हॉस्पिटल फार्मेसी में या डॉक्टर के साथ काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो जी सर, जानना चाहते हैं कि बी फार्मा करेगा तो कहाँ काम मिल सकता है? सर अपना नाम बताएं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम है विष्णु यादव, घर है बसरपुर, थाना है खुर्सा, जिला है अरवल। जी बिल्कुल, अपना सवाल पूछें। बी फार्मा करने के बाद उनको कहाँ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है और डी फार्मा के बाद कहाँ हो सकता है? जी बिल्कुल। सो डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, जो 2 साल के कोर्स होता है। डी फार्मा करने के बाद आप स्वतः रोजगार चाहते हैं तो अपना फार्मेसी का शॉप खोल सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं उसमें कंपाउंडर की जॉब मिलती हैं। उसको फार्मासिस्ट कह सकते हैं, कंपाउंडर थोड़ा पुराना टर्म है, फार्मासिस्ट के जॉब मिलते हैं। सो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने हॉस्पिटल है, रेलवे के हॉस्पिटल हो चाहे एम्स हो, सभी जगह फार्मासिस्ट होते हैं। बी फार्मा करने का सबसे उसका अच्छा जॉब है तो जो ड्रग इंस्पेक्टर कहते हैं, उसका वो दवा के गुणवत्ता को देखता है कि फार्मेसी शॉप में भी जाके देखता है कि सही टेम्परेचर पर दवा रखा है कि नहीं। तो ड्रग इंस्पेक्टर का जॉब जो सबसे अच्छे जॉब होते हैं बी फार्मा को होते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के बी फार्मा कंपनी का करने के बाद तो कंपनी में दवा के प्रोडक्शन का जॉब मिल सकता है, फिर दवा के बारे में रिसर्च करने के संबंधित में जॉब मिल सकता है। जी बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ललित मोहन, प्रोफेसर HOD फार्माकोलॉजी, IGIMS पटना। और अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 सर, जैसा कि आपने बताया कि एक फार्मासिस्ट के लिए काउंसलिंग स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, तो बात करें ऐसे कौन से ऐसे स्किल्स है जो एक फार्मासिस्ट में या एक फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट में होना ज़रूरी है? सर देखिए, पहले थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं, हम फार्माकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, जो मेडिकल कॉलेज की सब्जेक्ट होता है, और फार्मेसी में भी एक सब्जेक्ट होता है मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज में। फार्मेसी और फार्माकोलॉजी में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस ये है कि फार्मेसी में वो ड्रग को डिस्पेंस करना, मतलब फार्मेसी शॉप से उसको उचित रूप में देना और उचित काउंसलिंग करना। फार्माकोलॉजी जो मेडिकल स्टूडेंट के लिए ज़्यादा उपयोगी होती हैं, और फार्मेसी में भी एक सब्जेक्ट होती है फार्माकोलॉजी छोटे रूप में, तो उसमें होता है कि ड्रग का एडवर्स इफेक्ट बताना, ड्रग का यूजेज बताना। तो जहाँ तक फार्मेसी का हम लोग आज बात कर रहे हैं, तो फार्मेसी के संदर्भ में जैसे कि काउंसलिंग इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप मीटर डोज इनहेलर ले रहे हैं तो उसको सही पोजीशन से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। चाहे कोई आप ड्रग का अप्लाई कर रहे हैं, आई ड्रॉप ही डाल रहे हैं, तो आई ड्रॉप डाल रहे हैं तो इस एरिया में इसको प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो आई ड्रॉप क्या होगा कि नाक से ड्रेन कर जाएगा, तो उसका आई पर इफेक्ट कम होगा। ये सब बेसिक बातें फार्मेसी लोग को बताना चाहिए ड्यूरिंग काउंसलिंग के, क्या कि डॉक्टर के पास मरीज ज़्यादा होते हैं, लिमिट ऑफ टाइम होते हैं, तो ये काम फार्मासिस्ट का ही काम है। और पहले के ज़माना में तो फार्मासिस्ट लोग बहुत सारा दवा को अपने शॉप में बनाते थे, इसीलिए केमिस्ट एंड फार्मासिस्ट देख पहले लिखा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी मैडम, नमस्कार। अपना नाम बताएं। नमस्कार सर, अपना नाम बताएं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, मैं BL पाटीदार, MP डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ से। जी सर, अपना सवाल पूछें। मेरा बालक MBA कर रहा है फार्मेसी से, जयपुर IHMR से। जी मैम, उसका फाइनल ईयर है अभी, तो उसके लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी? जी बिल्कुल। क्या पूछे? जी सर, अपना सवाल दोहराएं। MBA फार्मेसी कर रहा है जयपुर IHMR से मेरा बालक। जी, उसका फाइनल ईयर है इस साल, तो उसके लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी मैम? MBA फार्मेसी, MBA इन फार्मेसी। जी, फार्मेसी मैनेजमेंट, उनको भी हॉस्पिटल में ही मैनेजमेंट का जॉब मिल सकता है। ये थोड़ा रेयर सब्जेक्ट है बिहार के संदर्भ में। तो क्या कुछ जॉब की अपॉर्चुनिटीज तो उनको हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जॉब मिलेगा फार्मेसी शॉप में।
जी जी बिल्कुल। फार्मेसी का जो भी वो सप्लाई चेन में भी जॉब मिल सकता है उनको, या फार्मेसी का जो भी उसका हॉस्पिटल में बड़े बड़े चाहे जहाँ हॉस्पिटल उनको फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी मैनेजमेंट का जॉब मिल सकता है। जी बिल्कुल। फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैनेजमेंट का जॉब मिल सकता है। जी, तो सर जैसा कि आप बता रहे थे रिक्वायर्ड स्किल सेट्स के विषय में, तो आपने बताया फार्मेसी के क्षेत्र में एक काउंसलिंग स्किल्स होना काफ़ी ज़रूरी है ताकि हम अपने मरीज़ों को, पेशेंट्स को अच्छी काउंसलिंग दे सकें। जी, और तमाम स्किल सेट्स ऐसे क्या कुछ है जो कि फार्मेसी के क्षेत्र में ज़रूरी है सर? देखिए, डी फार्मा का तो हम लोग बताया कि ज़्यादातर हॉस्पिटल बेस्ड ही जॉब होते हैं, लेकिन बी फार्मा करने के बाद बहुत सारा चीज़ जो कर सकते हैं। बी फार्मा करने के बाद वो एम फार्मा कर सकते हैं, जो एक नाइपर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च करके वहाँ केवल पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है, जो कि इंडिया में 7 जगह है। बिहार में भी हाजीपुर एक है, कोलकाता में, हैदराबाद में और मोहाली में है। सो बहुत 7 जगह बिहार में नाइपर है, वहाँ पर केवल आप पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी के डिफरेंट सब्जेक्ट में कर सकते हैं। जैसे फार्माकोलॉजी भी उसमें होता है, फार्मेसी प्रैक्टिस भी होता है। फार्मेसी प्रैक्टिस जैसे आपने डी फार्मा का छोटा रूप बताया कि काउंसलिंग करना, फार्मेसी प्रैक्टिस के इंडिया में अभी तक उतना अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन विदेशों में फार्मेसी प्रैक्टिस का काम है कि डॉक्टर के साथ राउंड में जाना, वो जो दवा लिखे हैं उसको सही वो विवेचन करता है कि वो दवा लिखे आपस में कोई दवा का इंटरेक्शन तो नहीं है, 2 दवा आपस में कुछ एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा तो नहीं बढ़ा रहा है, तो डॉक्टर दवा लिख के चले जाते, उसके बाद वो उसको फिर बैठ के प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से अध्ययन करता है। अगर उनको कुछ ज़रूरत होता है तो फिर डॉक्टर को सलाह करता है। तो इंडिया में ये सब अभी बहुत ही मतलब लो लेवल में ही काम होता है। दूसरा, आप पोस्ट ग्रेजुएट अगर फार्मेसी का किसी सब्जेक्ट में कर रहे हैं, जैसे उसमें क्वालिटी में कर रहे हैं, तो आपको इंडस्ट्री में भी जॉब मिलेगा। वहाँ पर जैसे कि कोई टैबलेट बन गया तो देखते हैं कि टैबलेट में सही दवा है कि नहीं, 500 मिलीग्राम लिखा तो 500 मिलीग्राम है कि जी नहीं। बिल्कुल, यहाँ हमारे क्वालिटी का मैनेजमेंट। जी ओके, तो हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट की सर, तो इसमें ये बैचलर्स से कैसे डिटेल्ड हो जाता है और क्या कुछ एड ऑन्स आते हैं सर? अपना उसमें पोस्ट ग्रेजुएट का अपना एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसके बाद उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। उसके बाद अगर आप उसमें रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद किसी फार्मेसी कॉलेज में आपको टीचर का जॉब मिल जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर लेटर ऑन हो सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो जी, अपना नाम बताएं सर। नाम है विष्णु यादव। जी सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, हम आकर जाके उपस्थित हो गए हैं कोलकाता में। जी, अपना सवाल पूछे। लड़का पीएचडी फार्माकोलॉजी में किया है, क्या क्या वहाँ उसको होगा सर? कहाँ से किया? जी सर, अपना सवाल दोहराएं। फार्माकोलॉजी में जी, फार्माकोलॉजी पीएचडी, जी, उनका क्या हो सकता है जाना? जी, जॉब प्रोस्पेक्ट्स जानना चाहते हैं। फार्माकोलॉजी में अगर किसी ने पीएचडी किया तो उनको फार्मेसी कॉलेज में टीचर का जॉब मिल सकता है। वो भी किसी भी क्लिनिकल रिसर्च, दवा के रिसर्च के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसमें भी अगर साइंटिस्ट के पोस्ट आते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इवन आईजीएमएस में भी रेयर कभी कभी साइंटिस्ट के पोस्ट आते हैं, उसमें कर सकते हैं। किसी रिसर्च प्रोजेक्ट, दवा के बारे में जो रिसर्च हो सकता है, उसमें रिसर्च एसोसिएट के रूप में वो काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो वो पीजी कंप्लीट करने के बाद रिसर्च के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। बिल्कुल सर, हम जानना चाहेंगे कि एक डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब के क्या कुछ प्रॉस्पेक्ट्स हैं। बात करें गवर्नमेंट जॉब की या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जैसा कि मैंने बताया कि डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट को रखना होता है। जी। दूसरा, अभी जितने भी फार्मेसी शॉप है उसमें फार्मासिस्ट को होना ही है। बिल्कुल। तो इसका अभी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है फार्मासिस्ट का। जी जी। तो या खुद वो अपना फार्मेसी का शॉप खुद भी स्वरोजगार के रूप में चला सकते हैं, जॉन औषधि खोल सकते हैं। बैचलर्स के बाद फार्मेसी के क्षेत्र में क्या कुछ जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ हैं सर? बैचलर फार्मेसी करने के बाद सबसे अच्छा जॉब है ड्रग इंस्पेक्टर का, और वो एक बड़ा सिस्टम होता है जी, जो सेक्रेटेरिएट से रन होती है। ड्रग कंट्रोलर होते हैं, और इवन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भी जो होते हैं
उसमें भी फार्मेसी का बैकग्राउंड के होते हैं। ड्रग कंट्रोलर का काम है कि गुणवत्ता पूर्वक दवा पब्लिक में जी मिलना। बिल्कुल। ये नहीं कि कोई नकली दवा पब्लिक को किसी तरह से नहीं होना चाहिए। उसका उनका पूरा डिफरेंट फार्मेसी शॉप में जाके देखना है कि गुणवत्ता पूर्वक सब दवा मिल रहा है कि नहीं। जी तो बिल्कुल। एक तो ड्रग इंस्पेक्टर का काम हो गया। दूसरा वो बी फार्मा करके छोटे छोटे क्लिनिकल रिसर्च में भी जी, जा जी, सकते हैं, बिल्कुल। ड्रग के रिसर्च में जा सकते हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद एम फार्मा कर सकते हैं। जी एम फार्मा हाँ जी सर, हम बात करेंगे एम फार्मा के विषय में। उसके पहले हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार सर, अपना नाम बताएं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी हम श्री प्रसाद यादव इटवा मधेपुरा से बोल रहे हैं। जी श्री प्रसाद जी, अपना सवाल पूछे। जी जी हम जानना चाहते हैं कि बी फार्मा के लिए मिनिमम डिग्री क्या होना चाहिए? जी सर, जानना चाहते हैं बी फार्मा के लिए। जी क्या होना चाहिए? जी सर। एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी। बस +2 10th के बाद जो +2 होता है उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री होना जी चाहिए। बिल्कुल। उसके साथ हिंदी इंग्लिश तो बिहार में देने होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। जी बिल्कुल। तो बी फार्मा करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए साइंस के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र जी में, बिल्कुल। बायो के क्षेत्र में। बायो के क्षेत्र में। तो सर आप बता रहे थे कि एम फार्मा के लिए क्या कुछ, एम फार्मा करने के बाद क्या कुछ जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ हैं सर? हाँ, एम फार्मा करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ा हायर लेवल के होते हैं जिनका पे स्केल ज़्यादा होते हैं। सो एम फार्मा करने के बाद वो किसी भी इंडस्ट्री में वो ड्रग के प्रोडक्शन, जो एम फार्मा इन फार्मास्यूटिक्स करते हैं, ड्रग के इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में चले जाते हैं। एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी करते हैं, जो कि मेडिकल में भी एमडी फार्माकोलॉजी होता है। वो फिर वो दवा के रिसर्च के बारे में जाते हैं। जैसे कोई दवा मार्केट में आया तो उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखना, दो दवा के कंपेयर करना, या नया दवा को मार्केट में लाने के पहले एनिमल में स्टडीज होने के बाद जब ह्यूमन में स्टडीज होते हैं तो उसका डाटा कलेक्ट करना, मतलब उसको दवा कितना इफेक्टिव है उसको पेशेंट से फिजिशियन के द्वारा उसके डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो ये फार्मा इन फार्माकोलॉजी का हो। फार्मेसी प्रैक्टिस के मैं इसके पहले बताया कि वो डॉक्टर के साथ उनको राउंड में भी होना होता है, जो कि इंडिया में प्रैक्टिस नहीं होता है। विदेशों में इसको प्रैक्टिस होता है। वो जो दवा आपको अगर ज़्यादा लिखा है 4-5, तो उसको देखते हैं कि ये दवा कोई ज़्यादा लिखा है तो वो कोई आपस में दवा का इंट्रैक्शन तो नहीं है, कहीं दवा क्या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है उसको भी वो पता करते हैं। और फिर अगर पीएचडी करते हैं तो टीचर बन सकते हैं उसी के फार्मेसी कॉलेज में। और पीएचडी करने के बाद बहुत सारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, बहुत सारा संस्थाएं, डीवीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें भी रिसर्च के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। दवा के नए नए दवा के यूजेज को लोग पता करते हैं। जैसा कि आपने बताया रिसर्च के विषय में, तो फार्मेसी के क्षेत्र में रिसर्च के लिए, पीएचडी के लिए क्या कुछ कॉलेजेस अवेलेबल हैं सर? सबसे अच्छे कॉलेज फार्मेसी के रिसर्च क्षेत्र में नाइपर है, जो कि बिहार में भी हाजीपुर में है, और बगल पास में कलकत्ता में है, फिर मोहाली में पंजाब में। ऐसे टोटल 7 नाइपर इंडिया में, हैदराबाद में है। तो नाइपर केवल रिसर्च और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री देती है, फार्मेसी एंड रिसर्च। तो नाइपर इज ए बेस्ट। अदरवाइज कोई अगर मेडिकल कॉलेज में भी कोई एम फार्मा करने के बाद रिसर्च करना चाहता है तो डॉक्टर के साथ मिलकर वो रिसर्च कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ भी साइंटिस्ट लोग हैं आईजीएमएस में, उसमें कुछ लोग एम फार्मा बैकग्राउंड से हो सकते हैं। तो दवा का जो डॉक्टर यूज कर रहे हैं उसको उन्होंने अध्ययन करते हैं कि ये दवा का यूज हो रहा है तो उससे क्या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ। क्या कि ज़्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शन उसको फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट है, वो भारत सरकार से आई है। तो सी इज ऑल्सो बिलोंग टू एम फार्मा बैकग्राउंड, एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी। तो वो देखती है कि दवा का एडवर्स ड्रग रिएक्शन कितना हो रहा है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद को उसको फिर रिपोर्ट करती है, और एक ही तरह का बहुत सारा एडवर्स इफेक्ट उस दवा से आ रहा है जो कि सीवियर है, मतलब उस कहीं ना कहीं बॉडी को ज़्यादा गड़बड़ करता है। तो उसको हम लोग या तो ब्लैक बॉक्स वार्निंग, मतलब उसमें लिखा रहता है उसके बॉक्स में, दवा के बॉक्स में कि इसको ये एडवर्स इफेक्ट आता है, या वो दवा बंद भी हो जाता है। जी बिल्कुल।
तो हम बात करें फ्यूचर और फ्यूचर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, तो आप भारत में किस तरह का फार्मेसी का क्या फ्यूचर देखते हैं कि किस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम लोग अगर पॉजिटिवली सोचें तो स्वरोजगार अपना शॉप करके कर सकते हैं जी। फिर रिसर्च के क्षेत्र में हो तो विदेश में अगर जाना चाहे तो ज़्यादा अच्छा है। वो अपना जो उसका अपना टॉफल वगैरह इंग्लिश क्लियर का लैंग्वेज पर थोड़ा कमांड होना चाहिए, और इंडिया में रिसर्च में अगर काम करना चाहें तो अच्छे हैं। फिर एम फार्मा जैसे मैंने बताया करके वो अपना एम फार्मा PhD करके जितने भी फार्मेसी कॉलेज है उसमें जॉब मिल सकते हैं। ज़्यादा जॉब तो स्वतः रोजगार के रूप में फार्मेसी शॉप ही है, स्पेशली फॉर डी फार्मा। जी बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ललित मोहन से, प्रोफेसर HOD फार्माकोलॉजी IGIMS पटना, और सर आपने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। हम जानना चाहेंगे कि जो भी एस्पिरेंट्स फार्मेसी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके पास, जैसा कि आपने बताया, काउंसलिंग स्किल्स, रिसर्च स्किल्स और साथ ही लैंग्वेज कमांड भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप काउंसिल करते हैं तो जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होता है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इस तरह की तमाम जानकारी सर आपने हमारे साथ साझा की है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स होते हैं वो जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनकी अगर हम उनके मेंटल हेल्थ की बात करें, क्योंकि अभी यंगस्टर्स हम जानते हैं कि काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होता है, काफ़ी तरह के प्रेशर्स में होते हैं, तो हम अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि आप उनके लिए एक छोटा सा मैसेज दें कि वो किस तरह से पढ़ाई पे फोकस रह सके और अच्छी तैयारी कर सके। सर देखिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, और पॉजिटिव थिंकिंग और कड़ी परिश्रम से हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग सुने हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद साहब फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने भारत का प्रेसिडेंट ही बने, मिसाइल मैन के रूप में जाने गए। तो हमेशा आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें और उसके अनुसार अपना वर्कआउट करें, तो डेफिनेटली आपको किसी भी मुकाम को हासिल कर पाएंगे। जी बिल्कुल। हम साथ ही ये भी चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स और साथ में जो पेरेंट्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए भी एक छोटा सा मैसेज दें कि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को भी बहुत एक्सपेक्टेशंस होते हैं अपने स्टूडेंट्स से, अपने बच्चों से, और एज अ स्टूडेंट कई तरह के प्रेशर्स उनको झेलना पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि जो पेरेंट्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कभी भी निगेटिव थिंकिंग नहीं होना चाहिए। एक्चुअली जो भी फार्मेसी बैग लेते हैं मेडिकल की तैयारी करते हैं, अगर वो आपका मेडिकल में नहीं हो रहा है तो आप फार्मेसी ले सकते हैं, या आप ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर एक फील्ड का अपना एक मुकाम होती है। आप फार्मेसी ही लिए चाहे कोई सब्जेक्ट लिए, उसके मैक्सिमम लेवल तक पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा होना चाहिए। उसका आप मैक्सिमम लेवल तक आप उसको गेन करने का कोशिश होना चाहिए। कभी डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए। आप ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा डेविएट करके उसके अलग कुछ करें, उससे कुछ और अलग हट के छोटा सा कुछ कर लें, फिर उसके बाद अलग काम करना चाहे तो करें। ये नहीं कि निगेटिव थिंकिंग नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। गार्जियन को भी हमेशा सपोर्ट करना चाहिए कि मान लीजिए कोई 2 बार एग्जाम दिया, वो नहीं मिल रहा है तो हो सकता है उससे और कुछ नीचे लेवल का रैंक का सब्जेक्ट मिल रहा है तो उसको ले लेना चाहिए, फिर उसका आगे करना चाहिए, आगे की ओर फिर उसमें मास्टर कर लेना चाहिए। मतलब हमेशा ऊपर की ओर सोचना चाहिए। अगर संभव हो, आर्थिक अगर आप में प्रॉब्लम नहीं हो, अगर आर्थिक प्रॉब्लम हो तो आप लोन वगैरह लेके भी कर सकते हैं। आजकल इतने बिहार सरकार का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आ गया है जो कि बहुत ही सुलभ हो गया है पढ़ाई करने के संदर्भ में। जी बिल्कुल। हम बात कर रहे थे डॉक्टर ललित मोहन, प्रोफेसर HOD फार्माकोलॉजी IGIMS पटना से, और आज आपने हमें काफ़ी कुछ जानकारी दी है फार्मेसी के क्षेत्र के विषय में। हमें उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। दिशाएं के आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक दीजिए मुझे और दिशाएं की पूरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।